गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो आज से एक बहुत बढ़िया वाली लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम देखेंगे किस चीज को, 11th क्लास के फिजिक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर, सारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक इसी तरीके से कंटिन्यूअसली आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। भाई पसंद आए तभी करना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स चलिए तो करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट आपके साथ। चलिए तो इस लेक्चर में हम फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारे 11th फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड होता क्या है, इसे कैसे क्या हम तैयार कर सकते हो, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये स्टूडेंट्स ये चैप्टर आप लोगों को कई बार क्या होता है, कई बार आपके स्कूल्स में या ऐसी जगह पर नहीं पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, ये चैप्टर अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा इससे कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपका फिजिक्स के प्रति, आप लोगों का फिजिक्स के प्रति रुचि बढ़ाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा फिजिक्स को देखकर। तो ये चैप्टर आप लोगों को यानी 11th में, जैसे ये बच्चा 10th पास करके 11th में जाता है तो वो फिजिक्स को कैसे देखेगा, फिजिक्स को कैसे समझेगा, उनके बीच में एक लिंक का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए अगर हम देखें तो हम हमारे चारों तरफ दो टाइप की दुनिया देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे अंदर की तरफ होती है और एक ऐसी दुनिया जो हमको बाहर से दिख रही। बोले सर अंदर की दुनिया कौन कौन सी? भैया हम जानते हैं कि इसके अंदर हमारे ब्लड, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडीज के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं, कैसे मैं अपनी बॉडीज को हिला पाता हूं, कैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, ये इनसाइड दी बॉडीज। अब एक और हमारे पास वर्ल्ड है और वो वर्ल्ड है आउटसाइड दी बॉडीज, हमारे चारों तरफ ये दिखने वाला वर्ल्ड। ये जो हमको दिख रहा है कि जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, मैं आप लोगों के सामने, जैसे आप मोबाइल से देख रहे हो तो मोबाइल, ये सारा ही जो आप लोगों को अपनी बॉडी के बाहर से दिखता है, आप उसे पूरा देखते हैं, तो इसे हम कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड। अब यही फिजिकल वर्ल्ड है, यही यानी फिजिकल वर्ल्ड क्या है कि वो दुनिया जो हम बाहरी रूप से यानी हमारे शरीर से बाहर की दुनिया को जो देखते हैं उसे हम फिजिकल वर्ल्ड कहेंगे। अब स्टूडेंट्स नेचर ने हम लोगों के लिए इस बाहरी वर्ल्ड को सेंस करने के लिए, इस बाहरी वर्ल्ड को देखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए हमारे पास में कुछ हमारे सेंसेस दिए हैं। जैसे उन सारे सेंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जैसे हमारे पास में सेंसर्स है ये, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की इस दुनिया को, हमारी आईज, जिससे हम आसपास हमारी दुनिया को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी जब हमारी आंख में जाकर हमारे रेटिना को स्ट्राइक करती है तो एक सेंसेशन क्रिएट होता है, और वही सेंसेशन से हम कलर्स पहचान सकते हैं, बॉडी का साइज पहचान सकते हैं, वो बॉडी हमसे कितनी दूर है ये हम सारा पता लगा सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेस हमारा है हमारे फिजिकल वर्ल्ड को देखने के लिए, और दैट इज दी हमारी आईज, जिसमें हम देखने के थ्रू हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड को सेंस कर सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड सेंस इज ईयर्स, बिल्कुल हमारे कान। अब हम हमारे फिजिकल वर्ल्ड, आसपास की दुनिया को हमारे सुनने वाले साउंड वेव के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉगी की कैसी आवाज होती है, फिर उसके बाद बिल्ली कैसी आवाज करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, या फिर जैसे हमने बोला कि बिजली कड़कने की कैसी आवाज आती है, ठीक है, पानी में जैसे तो पानी में जब लहरों की आवाज क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी साउंड वेव यानी हम हमारे नेचर को हमारे कान के जरिए, यानी हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को हमारे कान में साउंड वेव के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब। अब अगली सेंसेस हमारे पास में है टच।
दैट मीन्स द स्पर्श। हम हमारे किसी बॉडी को टच करके, जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो एक हमको फीलिंग होती है, और वो फीलिंग जैसे नुकीली चीज से यहाँ पे टच हुआ तो हमको एक दर्द का अनुभव होता है। साथ ही साथ में हमेशा ही दर्द नहीं, हमने किसी बॉडी को उठाया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां से पानी को उठाया, और पानी को उठाने के बाद अरे अच्छा यार ये तो ठंडा पानी है, ठंडा पानी है तो चलो इसको पी के देखता हूं। ठंडा पानी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारा चीजें हमारा टच। हम किसी चीज को टच करते हैं, ओहो दैट सरफेस इज वेरी स्मूथ एंड ओह दिस इज द रफ सरफेस। तो दैट इज बिकॉज ये सारी चीजें हम किसकी वजह से कर पाते हैं, इस सेंस की वजह से। ठीक है, बहुत खूब। नेक्स्ट थिंग इज स्मेल। हम किसी चीज को स्मेल करके, हम हमारे आसपास की दुनिया को स्मेल करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास में एक जैसे है कि खाने को हम पहचानते हैं यार कि खाने की स्मेल अच्छी आ रही है, ताजी आ रही है, या फिर हम उसे जैसे खाने को करते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल नहीं आने लग जाती, जिसकी वजह से हम बोलते हैं अरे यार ये तो खाना तो खराब हो गया, इसे नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से हम फ्लावर्स को स्मेल करते हैं, हम डिओड्रेंट को स्मेल करते हैं, हम जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हमारी लैब में कर रहे होते हैं तो वहां पर जो गैस बन रही होती है उसके अंदर कौन सी स्मेल है, ये सारी स्मेल्स को हम समझ सकते हैं। तो हमको हमारी दुनिया में ये 5 तरीके की सेंस, और एक और होता है हमारा टेस्ट। टेस्ट का मतलब हम क्या टेस्ट, हमने जो भी चीज खाई तो खाने के लिए हमारे जीवन पे उसका कैसा टेस्ट आ रहा है, वो बिटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट है हम भी। तो ये 5 सेंसेस हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की है हमारे फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। अब इन 5 सेंसेस को लेकर हम मनुष्य इस पूरे फिजिक्स को, यानी इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड, यानी हमारे शरीर के बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन 5 सेंसेस के जरिए। ठीक है, इसमें से आगे चल के हम जैसे जैसे पता लगाएंगे कि हम कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे लाइट, हर तरीके की लाइट वेव को नहीं देख सकते, साउंड हर तरीके का हमारा कान साउंड नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम आगे चल के देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो फिजिकल वर्ल्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमारे शरीर के बाहर की दुनिया। ठीक है, आउटर वर्ल्ड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड को हम स्टडी करते हैं। अब स्टडी कर रहे हैं तो उसमें साइंस शब्द क्या है, तो साइंस का बेसिक मीनिंग होता है टू नो, यानी जानना। तो साइंस का मतलब होता है बेटा टू नो, यानी जानना, यानी जानने की इच्छा। अब साइंस को क्या है, एक और चीज, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब यहां पर ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या है, जैसे हम लोग जब स्टडी करते हैं किसी भी चीज, साइंस की भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कैसे स्टडी करेंगे, या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको ऑर्गेनाइजेशन तरीके से पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमको काउंटिंग सीखना है, फिर काउंटिंग के बाद एडिशन सीखना है, सब्सट्रैक्शन सीखना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको जाके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। सोचो क्या हो कि जब एक छोटे से बच्चे को हम सीधे इंटीग्रेशन सिखाने लग जाए, सीधे डिफरेंशिएशन सिखाने लग जाए, तो वो उस नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा। तो साइंस भी क्या है, साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है कि हमें किस चीज के बाद क्या पढ़ना है, या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को हमें क्या बताना है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में उनको पढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, ताकि वो आगे भी इन्वेंशन कर सके, साइंस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके हमारे फिजिकल वर्ल्ड को। आई होप सो समझ में आया होगा। तो ये साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब साइंस एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब साइंस एक बहुत बड़ा हिस्सा था तो हमने इसकी सब कैटेगरी डिवाइड कर ली। जैसे साइंस के ही एक हिस्से का हमने नाम दे दिया फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास की दुनिया को, नेचर की स्टडी करना। फिर हमने एक चीज स्टडी करी, हमारे इनसाइड दी बॉडी या प्लांट के अंदर बॉडीज कैसे काम करती है, तो वो हमने उसे बायोलॉजी नाम दिया। फिर इसी तरीके से एक और चीज आया, जैसे कि 2 एटम्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैसे ये चल के एक अलग सा नेचर बना लेते हैं, कैसे 2 सब्सटेंस मिलकर एक न्यू नेचर
नेचर का सब्सटेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे हमने केमिस्ट्री नाम दिया। ठीक है, तो फिजिक्स में स्पेशली हम लोग यहां पर फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ रूल। अब देखिएगा फिजिक्स बेसिकली क्या है। जब हमने हमारे चारों तरफ के नेचर को देखा, हमने चारों तरफ के हमारे फिजिकल वर्ल्ड को देखा, हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि रोज सुबह सूरज ईस्ट से उगता है और ठीक 12 आवर बाद 12 घंटे बाद वापस से डूब जाता है। फिर उसके बाद ठीक 12 घंटे बाद वो वापस से उगता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि नेचर का एक ये रूल है। नेचर का ये रूल क्या है कि अराउंड हर 24 आवर्स के बाद सन वहां से वापस से निकलता है और इस तरफ से डूब जाता है, फिर सन नाथ निकलता है, फिर वापस से डूब जाता है। तो ये हमने बेसिकली क्या देखा? तो ये हमने देखा साइंस का। हमने एक चीज देखी कि आज से 1000 साल पहले भी मौसम आते थे। ठीक है, ठंड आता है, बारिश आती है, गर्मी आती है, इसका एक साइकिल चल रहा है और वो साइकिल चल रहा है और वो साइकिल आज भी काम करता है। आज हम इन्हीं फिजिक्स के या नेचर, जो भी नेचर काम करती है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है और वो रूल्स कभी ब्रेक नहीं करती। जैसे सन का बेसिक रूल यहाँ पर, या फिर हमारी अर्थ का बेसिक रूल क्या है कि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। हम चक्कर लगाती है तो हमने उसको ये देखा कि कितनी स्पीड से चक्कर लगाती है, उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, उसका मोमेंट कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये सारा चीज उनका फिक्स है। और वो रिलेशन, इसी रिलेशन के थ्रू ये आपस में एक दूसरे के पास में घूमे जा रही है और घूमे जा रही है। तो एक फिक्स्ड रिलेशन के साथ इनके लॉज को हम बना सकते हैं, यानी इनके बीच के इस रिलेशन को हमने मैथमेटिक्स के जरिए, मैथमेटिक्स की मॉडलिंग करके हमने उनके फॉर्मूले बनाए और फॉर्मूले बनाने के बाद हम इस पूरे सिस्टम को जान सकते हैं कि जैसे सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण लगा, तो सूर्य ग्रहण जैसे आज लगा तो हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगले साल ये 2 साल 12 महीने 2 साल 6 महीने 2 दिन बाद इस तारीख को इतनी बजे लगेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? तो क्या है कि हमारा जो नेचर है वो स्पेसिफिक लॉ पे काम करता है। तो हमारा नेचर कुछ स्पेसिफिक लॉ पे काम करता है, रूल्स पे काम करता है। तो अगर हमको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स है स्टडी अबाउट नेचर और इट्स लॉ, यानी हम नेचर की स्टडी करेंगे, उनके लॉस बनाएंगे, किस लॉ पे वो काम करते हैं और इस तरीके से हम फिजिक्स की रचना करेंगे। आई होप सो बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आया होगा कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। हमारे चारों तरफ की दुनिया किस लॉ पे काम कर रही है कि उसके अध्ययन को ही, उसकी स्टडी को ही हम फिजिक्स कहेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियरिफाई हो रहा होगा। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड? देखिए साइंटिफिक मेथड में क्या है कि सबसे पहले हम नेचर के किसी फिनोमेना को देखते हैं, उसकी डेप्थ, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेप्थ उसकी स्टडी करते हैं और डेप्थ स्टडी करने के बाद हम उसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं, उसके लॉस को अच्छे से अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसका प्रेडिक्शन करते हैं और प्रेडिक्शन करने के बाद हम हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। ठीक है, यही होता है। जैसे बिल्कुल इसी तरीके से कि हमने एक इंजन को पुश करा, उसके ऊपर फोर्स लगाया। अच्छा, इंजन को फोर्स लगाया, उसको पुश करा, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद वो इंजन चलने लग जाएगा। अच्छा, अब ये इंजन चलने लग जाएगा तो हमने इसकी स्टडी करी, इसके लॉस की स्टडी करी और हम ये देखना चाहते हैं कि ये इंजन 3 घंटे के बाद कहां पहुंचेगा। या फिर हमने एक इंजन बनाया, हम चाहते हैं कि इस इंजन को कितना हाफ पावर का इंजन होना चाहिए, जिसके पीछे ट्रेन लगी हुई है और इसके अंदर अपन ने हाफ पावर का इंजन दिया, ये 3 घंटे बाद मुंबई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करना चाहते हैं और ये हमने क्या करा कि इस सारे प्रेडिक्शन को लेने के लिए सबसे पहले नेचर के लॉज को समझा। और वो कौन से लॉज हैं? बिल्कुल न्यूटन्स वो लॉज है। बिल्कुल कौन से लॉज यार? कैसे सर हीट के लॉस कैसे होते हैं? लाइक क्यों? तो उससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जो ट्रेन यहाँ से चल रही है, इतने हॉर्स पावर का इंजन लगेगा, इतनी स्पीड आएगी, 24 घंटे बाद ये बॉम्बे पहुंच जाएगा। ये हमारी भविष्यवाणी
नेचर के लॉज को स्टडी किया कि फोर्स लगने से कितना एक्सेलरेशन होता है, कितनी वेलोसिटी होती है और उससे कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये सारी कैलकुलेशन हमने की। अब नेचर में हम ये सारे लॉज देखते रहते हैं, हीट के लॉज कैसे होते हैं। तो हम ये नेचर के लॉज को स्टडी करते हैं कि कितने, जैसे हमने जब उसके ऊपर फोर्स लगाया कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने एक्सेलरेशन के बाद में उसको कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब को हमने स्टडी करा और इसके स्टडी करके हमने प्रेडिक्शन किया। बिल्कुल उसी तरीके से कि हम नेचर के इसी लॉस को देखते रहते हैं कि हीट के लॉ कैसे काम करते हैं, लाइट के लॉ कैसे काम करते हैं, ग्रेविटेशन का लॉ कैसे काम करता है। जैसे हमने बिल्कुल देखा कि मून जो है, सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। अब मून आ गया, फिर वो घूमने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हमने नेचर के इस लॉ की स्टडी करी, उसके ग्रेविटेशन को स्टडी करी, उसकी स्पीड को स्टडी करी, उसके रोटेशन को, स्पीड को हमने स्टडी करी और फिर हमने देखा कि बिल्कुल आज से 3 साल 2 महीने 3 दिन बाद फिर से ये सोलर इक्लिप्स होगा, वापस से ये बीच में आ जाएगा। तो ये हम कैसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? तो हमने नेचर के लॉस को स्टडी करा और लॉस को स्टडी करा किस तरीके से? तो बिल्कुल सही, साइंटिफिक मेथड से। जब हम इस तरीके से पूरी स्टडी करते हैं तो इसी ही स्टेप्स को, स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टडी को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो चलिए साइंटिफिक मेथड क्या है? Scientific method is a systematic attempt to understand the natural phenomena in much detail। हम नेचर में होने वाले कोई से भी इवेंट को समझने की कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना डिटेल में। फिर साथ ही साथ में यूज दिस नॉलेज, और इस नॉलेज का हम यूज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको हम हमारे हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इन फिनोमिनास के बेसिस पे हम बिल्कुल कुछ न्यू मशीन्स बना लेते हैं। बिल्कुल जैसे हमने बस बनाई, जैसे हमने ट्रेन बनाई, जैसे हमने इंजन बनाया, जैसे हमने एरोप्लेन बनाया, तो ये सब की स्टडी करके ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? तो उनको सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने की वजह से। तो किसी भी नेचर के किसी भी फिनोमिना की सिस्टमेटिक वे में अटेम्प्ट करके उसकी स्टडी करने को ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। चलिए अभी साइंटिफिक मेथड में सर वो कौन कौन से स्टेप्स होती हैं, चलिए अब उन स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप्स, सबसे पहला साइंटिफिक मेथड की सबसे फर्स्ट स्टेप आ जाएगी स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि नेचर के किसी भी लॉस के हमने एक ऑब्जर्वेशन किया। और नेचर के लॉस का ऑब्जर्वेशन कैसे किया कि हमने देखा कि जैसे ही पहाड़ों पर से पानी गिर रहा है, या हम देखते हैं कि पानी हमेशा पहाड़ों पर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब पहाड़ों पर से नीचे की तरफ आ रहा है, हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं कि क्यों पहाड़ों पर से नीचे की तरफ आ रहा है। कि जैसे ही हमने पानी को एक जगह यहां रख दिया और पानी को बोला कि तू यहीं रखे रहना, नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमने नेचर में ये चीज देखी, अब हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेचर में जो भी इवेंट हो रहे हैं उस इवेंट का ऑब्जर्वेशन किया कि ऐसा इवेंट क्यों हो रहा है। ठीक है, कई सारे, जैसे हमने सोलर इक्लिप्स कैसे आता है और हमने देखा कि एक पंछी आसमान में उड़ रहा है, तो वो कैसे उड़ रहा है। ठीक है, पंछी को हमने देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है, वो जैसे अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। तो इसमें कौन से ऐसे लॉज लग रहे हैं, क्या चीजें हो रही है? तो सबसे फर्स्ट होता है कि हमारे नेचर में कोई से भी होने वाले इवेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, एज पॉसिबल जितनी उसकी डिटेल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब देखिए, पहाड़ को तो हम हमारे जगह पे यहाँ पे ला नहीं सकते, या हम पहाड़ पे जाके इतनी लंबी चौड़ी स्टडी नहीं कर सकते। तो हम उसी चीज का एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमारी लैब में करने की कोशिश करते हैं। अब हमने लैब में करने की कोशिश की, हमने देखा कि यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर पानी रखा और इसको नीचे करता हूं तो पानी ऑटोमेटिकली इस तरफ चले जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं इसको ऊपर करता हूं और यहां से, तो पानी ऑटोमेटिकली इस तरफ चले जाता है। तो हमने हमारी लैब में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करा, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, और इससे एक फिनोमिना का पता लगाया कि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जमीन से ज्यादा ऊंचा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, नीचे वाले लेवल, जो नीचे वाला लेवल है उसके पास पोटेंशियल हाइट कम है, यानी mgh पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने ये देखा, तो हमने ये और इसी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं
ठीक है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमने हमारे लैब में परफॉर्म करते हैं, फिर उसी चीज को, उसी एक्सपेरिमेंट को हम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए एनालिसिस भी स्टूडेंट दो टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम वो कारण जानने की कोशिश करते हैं, वो रीजन जानने की कोशिश करते हैं। हम इसके अंदर बोले किस रीजन की वजह से जो पानी है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ गया। तो हमने एक चीज देखी कि जैसे ही अपन क्या करते हैं कि पानी जो है हमने अर्थ पे, अगर मैंने नीचे जमीन पे गड्ढा कर दिया तो गड्ढे के अंदर चला जाएगा और गहरा। तो हमने एक लॉजिक अपनाया या हमने एक चीज देखी, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि पानी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहता है। अब पानी अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहता है तो हमने देखा कि ऐसा क्यों, तो ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पानी हमेशा लो लेवल पे तरफ जाना चाहता है और वो कहां जाना चाहेगा, अर्थ के सेंटर पे। और यहां पर अगर दो लेवल की बात करें तो हायर से लोअर की तरफ क्यों जा रहा था, क्योंकि पानी के ऊपर अर्थ की तरफ जाने के सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यानी उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स है। यानी हमने देखा, एनालिसिस किया, सबसे पहले समझिए कि हमने ऑब्जर्वेशन किया कि पानी जो पहाड़ों पर से बहकर के नीचे आ रहा है, फिर उसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमने हमारी लैब में करने की कोशिश करी, लेवल चेक करके, फिर हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस में हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे, उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हमने उस चीज का नाम रखा, उस फिनोमिना का, उस लॉस का नाम रखा कि किस लॉ की वजह से ये नीचे की तरफ, तो हमें ये पता चला कि ये ग्रेविटेशन के लॉ की वजह से पानी जो है वो नीचे की तरफ जाने चाहता है। पानी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और वो ग्रेविटेशन फोर्स कहां एक्ट करता है, अर्थ के सेंटर से। इसका मतलब पानी हमेशा अर्थ के सेंटर पे यानी लो से लो लेवल पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। पानी को हम जैसे ही ऊपर रखते हैं, यहां प्लेस कर देते हैं, यहां प्लेस, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ जा रहा था। अब हमने ये भी पता कर लिया कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यहां पर मीनिंग क्या है कि जैसे अब मैंने देखा कि इसके स्लोप को मैं ज्यादा बढ़ा दूंगा तो पानी की स्पीड बढ़ गई, फिर इसके स्लोप को और बढ़ा दूंगा तो पानी की स्पीड और बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जैसे ही अपन पानी को डालते हैं, पानी को ऊपर से नीचे की तरफ अपन छोड़ते हैं, ऊपर से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, और इसके तो पानी के नीचे गिरने की जो स्पीड होती है, यानी उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी, वो इसके स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रही है। किस तरीके से स्लोप के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यहां हम उसके बीच में रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल लो बनाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने उसके क्वांटिफाई किया कि भैया यहां से इसकी हाइट परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, बेस से इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब बेस कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, तो जिसकी वजह से पानी की स्पीड को हम निकाल सकते हैं। कितनी स्पीड होगी, उस स्पीड की वजह से हम इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाफ mv²। आई होप सो समझ में आया होगा कि यहां पर हम इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, क्वांटिफाइज करना चाहते हैं कि किन वजहों से पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, किन वजहों से पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, सारे नेचर की हमने स्टडी कर ली, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कर लिया, एनालिसिस कर लिया। अब हम हेल्प लेते हैं मैथमेटिक्स की। मतलब अब हमने ये चीज देख लिया है कि भाई ऐसा होता है कि इस लॉ की वजह से, अब हम उन्हीं चीजों को एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में अरेंज करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में अरेंज इस तरीके से करना चाहते हैं कि पानी जैसे नीचे आ रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने पानी के मास को पकड़ा, पानी के मास को देखा, उसकी वेलोसिटी को देखा, और हमने फॉर्मूला पता लगाया कि यार ये तो मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने मैथमेटिक्स का हेल्प लेकर के उसका मॉडलिंग, मैथमेटिक मॉडलिंग का मीनिंग यहां पर क्या है कि उस लॉस से हमने फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला बनाया। कुछ डेरिवेशंस करते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, और जो हम आगे चल के जितने भी डेरिवेशंस करेंगे वो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग होगा। और वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हम फाइनल एक फॉर्मूला बनाएंगे उस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे अब हमने कुछ और फॉर्मूलेज बनाए हैं, जैसे कि इस पेन को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ये कितनी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा।
अब मैक्सिमम तो यहां से मुझे ये पता होना चाहिए सर कितना फोर्स लगाया था, फोर्स लगाया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितने नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम टाइम का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया और मैथमेटिकल उन फॉर्मूले की वजह से हमारा प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा। तो आई होप सो मैथमेटिकल मॉडलिंग समझ में आई होगी। फिर प्रिडिक्शन, अब प्रिडिक्शन के बाद हमने यही कि इसके ऊपर फोर्स में इतना, इस बॉडी के ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं या इसकी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करूं कि भैया ये ऊपर जाते जाए और अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है। तो हमने इसकी स्केप वेलोसिटी के फॉर्मूलेस बनाए, इसके लॉस को स्टडी करा, ग्रेविटेशन के लॉस को स्टडी करा, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करके फॉर्मूला बनाया और हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारे इसकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए। यानी जैसे इतनी स्पीड से अगर मैं इस पेन को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर हो जाएगा। और इसका हम यूज करते हैं हमारी लाइफ को इजी बनाए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, हम दूसरे ग्रह पे कैसे जा सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे कैसे जा सकते हैं, इसका हमने पता लगाया। तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होता है। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, यानी हमने इतनी सारी चीजें की, अब हमने एक फॉर्मूला भी बना लिया। अब फॉर्मूला बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला लगाया कि इतना फोर्स लग रहा है, एक इंजन बनाया, इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, इसका इतना एक्सेलरेशन, इसके ऊपर इतना फ्रिक्शन हो रहा है, 3 घंटे के बाद ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। फिर हमने ये रियलिटी में करके देखा, ये रियलिटी में इसका प्रोजेक्ट करके देखा कि ये 200 तक जा रहा है। अगर 200 तक जा रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो साइंटिफिक मेथड है इसका वेरिफिकेशन हो गया। अगर नहीं जा रहा है तो फॉल्सिफिकेशन, और फॉल्सिफिकेशन जैसे हुआ तो इसका मतलब ऊपर की जितने भी काम किए हैं वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। सिर्फ किसको, इसी स्टेप को वेरीफाई होना जरूरी है। ठीक है, यानी जो भी हमने मैथमेटिकल उसका हम फिर एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे और छोटा प्रोजेक्ट बनाने के बाद वो हमेशा वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जो होती है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर वेरिफिकेशन हुआ तो वो फॉर्मूला बन जाता है, वो साइंटिफिक मेथड बन जाती है या लॉस बन जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से ये सारे स्टेप्स फिर से रिवाइंड करना पड़ती है, अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ता है कि कहां मिस्टेक्स हुई। अब स्टूडेंट्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हमारे पास में आ जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर क्या आती है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। सबसे पहली चीज तो साइंस में कभी भी कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बोले सर किस तरीके से, तो हजारों सालों से ये माना जा रहा था, हजारों सालों से माना जाता था कि इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर हमारी अर्थ है। और बिल्कुल हमें दिखता भी था कि अर्थ हम यहाँ पर अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमको दिखता था कि सन ऐसे ईस्ट से राइज हो रहा है और वो हमें मूव करते हुए दिखता है कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, और इस तरीके से मूव करते हुए इधर से वापस डूब जाता है। तो हम लोगों ने, यानी हजारों सालों से थ्योरी क्या बनी थी, तो हजारों सालों से थ्योरी ये बनी थी कि अर्थ स्टेशनरी और सन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। और हमें ये दिखता भी था कि भाई कहां से, ईस्ट से मूव कर रहा, ईस्ट से ये सन राइज करता है और वेस्ट की तरफ सनसेट हो जाता था, ये हमें दिखता भी था। अब जैसे ही दिखता था तो काफी सारा था, फिर कुछ आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सन हमारे मतलब अर्थ, सन अपनी जगह पर स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है। अब यहां पर ये, तो उस समय पर जैसे ही कुछ लोगों ने ये बोला था तो उनको कई सारे, क्योंकि उस समय पर भगवानवाद बहुत चलता था, तो भगवानवाद यानी जिन्होंने इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करी, ऐसा बोला कि नहीं, सन की जगह मतलब अर्थ की जगह, मतलब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है। और जैसे ये बोला तो उनके लिए कई बार तो सजा दे दी, उनको फांसी की सजा दे दी। और ये हमारा उस समय पर साइंस बहुत अंधेरे में चल रहा था, मतलब उस समय पर केवल भगवानवाद को ज्यादा माना जाता था। तो इसीलिए फिर आगे चल करके ये बात पता चली कि सन स्टेशनरी है उसके चारों तरफ, यानी हमने जो 1000 साल से पहले से जो थ्योरी बना के रखी थी वो सही थोड़ी थी, वो तो गलत थी। आगे चल के उसके एक्सपेरिमेंट हुआ, हमें पता चला नहीं, तो हमको उस थ्योरी को चेंज करना पड़ा।
फिर उसके बाद अभी भी बार बार मैं बोल रहा था कि सन स्टेशनरी और अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है। फिर अभी हमको रिसेंटली कुछ 15-20 सालों पहले पता चला है कि सन भी अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं है, ये भी हमारी पूरी गैलेक्सी में मूव कर रहा, घूम रहा है। अच्छा, ये घूम रहा है तो पहले हम उसको स्टेशनरी बोलते थे, अब हमको ये पता चला नहीं सन भी मूव करता है, तो इसको एडॉप्ट करना पड़ा हमें, और एडॉप्ट करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फिर हमें पता चला कि हमारी पूरी गैलेक्सी रुकी हुई होगी, गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट रुका हुआ नहीं, तो गैलेक्सी भी, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इस तरीके से एक्सपांड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस को, आप लोगों को हमेशा तैयार होना रहेगा कि नई थ्योरी। अब ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई थ्योरी बना दी तो पत्थर की रखी लोगी, नहीं, वो उसकी थ्योरी गलत भी हो सकती है। क्योंकि और हमने साइंस के दो बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक आइंस्टाइन और एक न्यूटन, इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी। जैसे आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है, आइंस्टाइन ने बोला था कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट है वो वेव फॉर्म में आ रही है, ठीक है, और न्यूटन ने बोला था कि नहीं, वो पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है। अब कुछ थ्योरीज से न्यूटन ने भी उनकी बात को अपने साबित करा है और वेव को भी अपने बात साबित करा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे किसी एक साइंटिस्ट ने अपनी कोई थ्योरी दी तो हम दूसरे साइंटिस्ट की उस थ्योरी को गलत मान लेंगे, नहीं, क्योंकि उसने सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग की। लेकिन हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा कि उन दोनों से मिला करके नई थ्योरी या नई चीज या नई इन्वेंशन क्या बन सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ और ज्यादा इजी हो, ज्यादा अच्छे से हम प्रेडिक्शन कर पाए, हमारे मैनकाइंड के लिए ज्यादा अच्छे वर्क कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं। हम नेचर की, इसका मतलब क्या है कि हम कौन है, हम भी नेचर के हिस्सा, मैं खुद भी नेचर का हिस्सा हूं, नेचर में से ही बना हूं और एक दिन इसी नेचर में मिल भी जाऊंगा। और हम एक ऐसी स्पीसीज बन गए हैं जो अपने चारों तरफ कैसे हम खुद पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ की दुनिया कैसी, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि 3 अंधे हैं। अब 3 अंधे हैं, ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो एक ने ऐसे हाथी को ऐसे करो, हाथी तो ऐसा बहुत लंबा पेड़ जैसा है। अच्छा, बहुत लंबा पेड़ जैसा क्यों? क्योंकि अंधे ने उसके पैर को छुआ, तो पैर को छुआ तो बोला कि हाँ हाथी लंबा ऐसा, बहुत लंबा लंबा सीधा सीधा। एक ने क्या करा, बोला नहीं हाथी तो ऐसे पहाड़ जैसा है, क्यों? क्योंकि हाथी के उसके पेट को छुआ। अब पेट को छुआ तो उसने बोला हाथी तो कैसा है, बिल्कुल एक पहाड़ के जैसा। तीसरे एक अंधे ने क्या किया कि हाथी के कान को पकड़ के बोला नहीं वो तो ऐसा सूपा जैसा है, हाथी एक सूपे जैसा है जिससे हम घर पे पंखा लेते हैं। ठीक है, अच्छा कौन इसमें से गलत है? तो बिल्कुल इसमें से कोई भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के सामने बिल्कुल इसी तरीके से हम नेचर की स्टडी करना, नेचर बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा इसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो हम जब नेचर को देख रहे हैं तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। कोई साइंटिस्ट आया तो वो हमको बोलेगा नहीं आपने तो इस तरफ से देखा था, मैं पीछे से भी देख के आया हूं, ये तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हमें इसलिए हमेशा 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 हमारी गलतियों को सुधार करके उनमें नए करेक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और नई थ्योरी को अडॉप्ट करते रहना चाहिए। तो यहां पर एक बेसिक लॉ बनता है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इज साइंस, यानी साइंस में कभी भी कुछ फाइनल थ्योरी नहीं है। ये समय के हिसाब से चेंज हो सकती है, टाइम के हिसाब से इसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था साइंटिफिक मॉडलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। अब प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स के अंदर 2 टर्म्स अपने को मिलेगी। ठीक है, मतलब फिजिक्स को किस तरीके से स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट हमको मिलेगा 2 टॉपिक, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब समझिएगा, तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक। अब यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक, इसी छोटे से एक एग्जांपल से समझिएगा कि हमने सबसे पहली चीज क्या देखी कि हमने ये देखा कि एक मास बॉडी है, दूसरी मास बॉडी है, इनके बीच में फोर्स लगता है और दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स का नाम अपन ने रखा ग्रेविटेशन फोर्स। हमने इसकी स्टडी करी। फिर उसके बाद दूसरा हमने फिनोमिना देखा। फिनोमिना देखा कि अर्थ जो है अपने चारों तरफ, मतलब अर्थ सन के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करता रहता है। और फिर एक ये स्टडी देखी, फिर हमने ये देखा कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है।
ठीक है। फिर हमने देखा कि जब एक स्टार का लास्ट लाइफ टाइम होता है तब वो क्या करता है, इतनी जोर से जब उसकी एनर्जी, उसके बाहर का जो फ्यूल खत्म हो जाता है तो इतनी जोर से कोलाइड करता है, इतनी जोर से कि सारे के सारे उसमें एटम बहुत डेंस हो जाते हैं और एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ठीक है, ब्लैक होल्स बनते हैं, सुपरनोवास होते हैं और न्यूट्रॉन से स्टार्स बन जाते हैं। तो हमने नेचर में, अच्छा ये सारी जो होने वाली घटनाएं, इसको ये घटनाएं देखा ना हमने कि सन जो है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन से स्टार्स बन रहे हैं। ये सारे हमने फिनोमिनास देखे, सबकी स्टडी करी और ऐसे करके हमने सौ या हजारों फिनोमिनास देखे अर्थ, मतलब हमारे इसके ऊपर। एक ये फिनोमिना देखा कि जैसे अपन पानी को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाते रहता है। पानी के अगर मैं गड्ढा खोदता हूं तो गड्ढा खोदने के बाद पानी और मतलब वो जाते जाएगा कहां तक जाने की कोशिश करेगा, अर्थ के सेंटर पे। तो हमने सारे फिनोमिनास को देखा, सारे फिनोमिनास की स्टडी करी और तो हमको 1000 फिनोमिनास मिले और 1000 फिनोमिनास को हमने जब स्टडी करी और इसको स्टडी करा तो देखा तो हमारे पास बहुत सारा नॉलेज आ गया। अब इतना सारा नॉलेज हो गया, इतना सारा एफर्ट लगा सारी चीज को पढ़ने में कि अब मैं अगर किसी से कहूं कि आपको 1000 लॉज याद कर लीजिए तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना सारा नेचर इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सारे इवेंट के पीछे इसके कारण और उसका एक कारण की जानने की कोशिश करते हैं। और वो कारण हमने क्या देखा कि एक मास बॉडी, दूसरी मास बॉडी, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स। अब इससे हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक ही हमने फोर्स का नाम देखा, मतलब इन सारे 1000 जो हमने फिनोमिनास देखा उसका एक फोर्स का नाम रखा ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन की स्टडी तो हमने अब बता सकते हैं कि जो है कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करके ऐसे भाग क्यों नहीं जाती। तो ऐसे भाग क्यों नहीं आती, क्योंकि क्या है कि जैसे ये जा रही होती तो सन का ग्रेविटेशन इसको बार बार अपनी तरफ खींचते रहता है और जिसकी वजह से इसके चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं। हमने जैसे ही पानी को फेंका तो पानी को फेंकने के बाद में यहां पर क्या हुआ, वो अर्थ के सेंटर पे तरफ जाने लगता, क्योंकि अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही, ग्रेविटेशन फोर्स। यानी दोनों फिनोमेना को हमने एक ही लॉ से समझा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स। फिर जब एक स्टार्स का इवोल्यूशन होता है, स्टार्स जब मरता है, जब लास्ट में उसका फ्यूल खत्म होता है तो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो सारे के सारे पार्टिकल एक बहुत ही तंग जगह पर आकर फिक्स्ड हो जाते हैं। That will be न्यूटन्स स्टार। और हमने देखा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वो अपने ही खुद की ग्रेविटेशन के फोर्स के अकॉर्डिंग या ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सारे के सारे एटम्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं और न्यूटन स्टार्स बनता है। तो देखिए इन सारे चीजों के पीछे हमने एक ही रीजन नहीं देख लिया, और वो रीजन क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। यानी हम यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि दुनिया में जितने भी फिनोमिनास देख रहे हैं हम उसके पीछे सिर्फ एक सिंगल लॉ चाहते हैं, एक सिंगल लॉ कि पूरी दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स है, एक सिंगल लॉ से काम कर रही होगी। बट हालांकि अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, हम ऐसा उस अकेले सिंगल लॉ को आज तक नहीं पकड़ पाए। तो हमने क्या करा, अभी तक उस सिंगल लॉ को, लेकिन हम चाहते हैं कि उस लॉ को कम से कम कर दिया जाए। तो हमने उस लॉ को, जैसे एक लॉ का नाम ग्रेविटेशन रखा, फिर हमने देखा दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस एक अलग का हमने नाम रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर कोई मैग्नेट कैसे बनता है, तो उसमें जैसे मूविंग चार्ज चलता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो हमने क्या करा, उन जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फिनोमिनाज हैं, जैसे हमने एक और चीज देखी कि हमने जैसे पानी के पाइप का मुंह इधर से पानी का जो पाइप है उसमें से पानी निकाल, जैसे हम उसका मुंह पिचक देते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से प्रेशर बढ़ जाता है और पानी ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। हमने ज्यादा दूर, अब ये बर्नौलीज थ्योरम, अब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बर्नौलीज थ्योरम ने ये चीज बताई, बर्नौलीज थ्योरम ने यानी बर्नौलीज ने एक बात बताई थी कि जैसे जहां पर भी स्पीड बढ़ेगी तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा और जहां पर स्पीड कम होगी तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमने पंखे के विंग्स को कुछ ऐसा बनाया, इधर का एरिया ऐसा और नीचे का कम। अब जैसी हवा बहती है तो ऊपर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, नीचे से इसकी स्पीड कम हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। स्पीड कम होगी तो प्रेशर, जिसकी वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और ऐसे इस तरीके से एरोप्लेन ऊपर हवा में उड़ जाता है। तो ये कौन से प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, पानी के पीछे उस पाइप में बर्नौलीज थ्योरम। हम जो सेंट हमारे घर पे छिड़कते हैं वहां का एक ही रीजन बर्नौलीज थ्योरम।
तो अब हमने क्या करा कि हमने नेचर के इस एक लॉ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम लॉ में ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम फिनोमिना को उसको कर दें, हम एक्सप्लेन कर दें। तो ये होता है यूनिफिकेशन। आई होप सो यूनिफिकेशन मीनिंग समझ में आया होगा। तो यूनिफिकेशन का देखिए अब इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। इफेक्ट आर मेड, ठीक है, इफेक्ट आर मेड एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। यानी बहुत सारे फिनोमिनाज की स्टडी हम एक छोटे से छोटे सिंगल लॉ से या कम से कम लॉ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे एप्पल फॉलिंग टू ग्राउंड, ठीक है, जैसे एप्पल, ठीक है, अर्थ की तरफ गिरता है, वाटर कहाँ, वो भी जमीन के सेंटर की तरफ जाता है, अर्थ उसके चारों तरफ मूव कर रही है। तो ये सब के पीछे एक ही बेसिक लॉ, एक ही सिंगल लॉ से हम सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो है ग्रेविटेशन लॉ। हेलो, पीछे थोड़ा सा काम है। अच्छा, नहीं वो सामान है, तो सामान ठीक है। तो देखिए इस तरीके से, जैसे ये एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, ये फेमस, पानी इस तरीके से हमेशा ग्राउंड लेवल की तरफ जाता है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है। ये इन सारे फिनोमेना के पीछे एक ही सिंपल रीजन से हम इसे समझा सकते हैं, सिंपल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट लॉ इज ग्रेविटेशन लॉ। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म जैसे एक छोटा सा, अपन इसका मैं एक आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे हमने कोयले को जला करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज कैसे समझिएगा कि कोयले से जला करके सीधे हम एनर्जी नहीं, तो कैसे, सबसे पहले हमने कोयले को जलाया। अच्छा, अब कोयले को जलाया तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे हमने क्या करा, पानी को गर्म करा, पानी को गर्म करा तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस हुई, स्टीम प्रोड्यूस हुई तो फिर उस स्टीम को हमने एक छोटे से नोजल से निकाला, छोटे से नोजल से निकाला तो प्रेशर से, तो यहां पर हमने क्या देखा कि टरबाइन है, टरबाइन अपने तरफ मूव कर रहा है। अब टरबाइन जैसे ही मूव कर रहा है तो एक रोटर से हमने एक जनरेटर को लगाया, जनरेटर के अंदर एक कॉइल दो मैग्नेट के बीच में घूमती है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अभी देखिए ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि जैसे अब मैं जब कोयले को बर्न कर रहा हूं, अब कोयले को बर्न कर रहा हूं तो कोयले में अपने आप में काफी सारी प्रॉपर्टीज है। कैसी सारी कि हमने एक ऐसा कोयला यूज किया कि जिसके अंदर जो राख के कंटेंट है, जो ऐश है, वो सबसे ज्यादा निकले, या फिर हमने ऐसा एक आयरन, ऐसा हमने कोल ले लिया है कि जिसके अंदर क्या है कि हीट प्रोड्यूस या मॉइस्चर क्वांटिटी ज्यादा कम हो। तो सबसे पहले हमारा कोल किस तरीके से जल रहा है, कोल के अंदर कितनी एनर्जी कि हम 1 किलो कोल अगर बर्न करेंगे तो कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। फिर अब उसके बाद हमारे पास में आता है वाटर को जैसे हमने गर्म किया, तो वाटर को जैसे गर्म किया तो हमने जैसे कि एक पानी को जैसे अपन ने गर्म किया तो उससे स्टीम बनी। अच्छा, जैसे उससे स्टीम बनी तो अब हम देखेंगे कि उस स्टीम को एनर्जी को हमने एक छोटे से पाइप से, तो उसका अगर हमने एरिया छोटा कर दिया तो वहां पर बहुत स्पीड उसकी बढ़ जाती है।
ये हमने इसकी स्टडी करी, फिर उसके बाद में उसको हमने टरबाइन के ऊपर डाला, तो टरबाइन अपने आप में कैसे वर्क करता है, जनरेटर अपने आप में कैसे वर्क करता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। तो ये जो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करते हैं। यानी सबसे पहले हम बहुत ज्यादा मच डिटेल में स्टडी करते हैं कि कोल से हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 1 किलो कोल को जब हम बर्न करेंगे तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये। फिर हमने उस पानी गर्म करने की मशीन के बारे में पढ़ा जिसको हम बॉयलर बोलते हैं। तो उसके अंदर कैसे हम पानी को कैसे कितना कोल जलाएंगे कि पानी कितना बर्न होगा, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, क्या हम उस पानी का वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेपरेट पार्ट में सिर्फ बॉयलर को पढ़ा। फिर बॉयलर के बाद में उस स्टीम को हम टरबाइन के ऊपर कैसे डालें, टरबाइन का नेचर कैसा होना चाहिए, टरबाइन के ब्लेड कैसे होने चाहिए, टरबाइन का बैरिंग कैसा होना चाहिए, टरबाइन कितने पावर का होना चाहिए, कितने साइज का होना चाहिए, ये सारा डिटेल के स्टडी करें। फिर टरबाइन की स्टडी करने के बाद हम उस जनरेटर की स्टडी करते हैं कि उसके अंदर जब जनरेटर कितने पावर वाला होना चाहिए, कितनी कॉइल्स होना चाहिए, कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए। फिर उसके बाद उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो हमारे सामने प्रोसेस था, उस लंबे चौड़े प्रोसेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करते हैं, और इसी छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करने की प्रोसेस को ही हम रिडक्शनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड और टू derive the properties of bigger और more complex system, जब बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, the properties of its simple constituent, यानी उसे हम छोटे छोटे अपने पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, are taken into account. This approach is called reductionism. इसका एक एग्जांपल देखिएगा कि कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ कोल की केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करना चाहते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगे, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट कैसे? तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, अब कैसे? हाउसेस, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बट कैन बी अंडरस्टैंड इफ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, ईच बेस्ड ऑफ द डिफरेंट प्रिंसिपल, और इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमने जैसे कोयले को गर्म कर रहे हैं या कोयले को हम बर्न कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ हीट के लॉज लगे। ठीक है, जैसे ही अपन वाटर की बात करें तो वहां से थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगे। जब हम जनरेटर की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लॉज लगे। तो इस तरीके से एक सिंगल लॉज से एक सिंगल कंपोनेंट को हम स्टडी करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों, अगर मजा आ रहा है ना आपको क्लास को, तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।